डॉक्टर आईबीएस से कैंसर हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। आईबीएस यानी आई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मेल्स या फीमेल्स में ज़्यादातर आईबीएस किसे होता है? वैसे देखा जाए तो फीमेल्स आर मोर प्रोन, क्योंकि फीमेल्स का आजकल का लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल है। आजकल लोग रॉ सैंडविच या सलाद ज़्यादा खाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा में है क्या? नहीं, आयुर्वेद रॉ खाने में नहीं मानता है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मंजुश्री राव। मैं वन आयुर्वेदा बोरीवली में मेडिकल ऑफिसर हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि स्वास्थ्य का सीधा रिलेशनशिप पेट से है। जिसका पेट साफ वो स्वस्थ रहता है, उसको कम डिसीजेस आते हैं। बट आजकल हम देख रहे हैं कि 10 में से 9 लोगों को पेट की तकलीफ होती है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्वाति झुंझा राव से, जो एक्सपर्ट है इस विषय में। वो इन सब तकलीफ़ों को अराउंड 25 ईयर से ट्रीट कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर मंजुश्री फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। नाइस मीटिंग यू। डॉक्टर, आजकल लोगों में फूड स्टाइल, लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, तो लोगों को पेट की परेशानी भी ज़्यादातर होती है। हाँ, तो ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा कौन सा डिसीजेस देखने को मिलती है? आजकल हाँ, जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स बहुत बदल गए, इसलिए पेट के डिसीजेस बहुत दिखते हैं। पर इसमें भी आईबीएस यानी आई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये जो डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा दिखने लगा। इसके केसेस अभी बहुत अलार्मिंगली बढ़ रहे हैं, और ये अभी आपको बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब में दिखाई देने चालू हो गए। तो ये सोचने जैसी बात ज़रूर है। तो आईबीएस के कारण क्या है, मेन कारण क्या है? तो आपका बावल जो है या पेट है उसमें गड़बड़ है, वहाँ इरिटेशन हो रहा है, तो उसमें आपको कभी लूज मोशंस, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी आपको बहुत भूख लगना, कभी बिल्कुल भूख न लगना, आपके खाने के इरिटेशंस, फ्लक्चुएशंस काफ़ी दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ों में आपका खाना पीना तो है रिस्पॉन्सिबल, पर साथ में आपका जो अभी लाइफस्टाइल है, जो रात को जागना है, दिन को लेट उठना है, वो भी है। और स्ट्रेस को हम भूल नहीं सकते, या स्ट्रेस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। हर इंसान को स्ट्रेस है, और स्ट्रेस के वजह से भी आईबीएस काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो आयुर्वेदा में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार। क्या डॉक्टर आप बता सकते हैं विरुद्ध आहार के बारे में? विरुद्ध आहार 2 शब्दों से बना है। विरुद्ध यानी क्या? तो अपोजिट, आहार यानी खाना। ऐसे कॉम्बिनेशंस जो अपोजिट नेचर के हैं, उसे हम लोग विरुद्ध आहार बोलते हैं। आयुर्वेद में 18 टाइप्स के विरुद्ध आहार बोले हैं। उनमें से मैं आपको अगर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डेली के इसमें दें, तो जैसे दूध और नमक, ये कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में नहीं बोला है। अगर आप देखोगे तो आप पास्ता खाते हो, वाइट सॉस पास्ता, उसमें क्या रहता है? दूध रहता है और नमक भी जाता है। तो भले वो उस वक्त दूध और नमक डालने से वो दूध नहीं फटा, बिकॉज हम लोग उसमें मैदा या जो डालते हैं बाइंडिंग एजेंट, पर वो जो केमिकल रिएक्शन होना है वो तो होता ही है, तो वो विरुद्ध ही हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो वो मैरिनेशन करते हैं, जो चिकन हम लोग मैरिनेट करते हैं दही में, वो भी वैसे देखा जाए तो नॉट एग्जैक्टली अ विरुद्ध आहार, पर हम दही लगा के फिर उसे पकाते हैं। दही को गर्म नहीं करना चाहिए, तो वो भी एक विरुद्ध हो जाता है। आप जब छोटे थे तब हम लोग बाहर खेलने जाते थे, खेल के आने में, धूप में खेलने के बाद आते थे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली पानी नहीं पीते थे। हमारी दादी पहले हमारे हाथ पे गुड़ का एक टुकड़ा दे देती थी, और हमें वो खाने के लिए लगाती थी। वो खाने से क्या होता था, जो हमें बहुत प्यास लगती थी वो थोड़ी पैसिफाई हो जाती थी, और हम लोग थोड़ी देर रुक सकते थे। इससे 2 चीज़ें होती थी, एक तो गर्मी से आने के बाद तुरंत पानी नहीं पिया जाता था, और हम लोग खाली पेट रहते थे। तो खाली पेट रहने से हमारा जो जाठर अग्नि दीप्त होता है या अच्छा हो जाता है, उस पर अगर आप पानी पियोगे तो वो अ, पानी हमेशा आग को बुझाता है, तो वो आपका डाइजेस्टिव फायर बुझा देता है। तो थोड़ी देर के बाद पानी पीने से वो आपका वो भी डाइजेस्टिव फायर पे भी इम्पैक्ट नहीं करता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग विरुद्ध आहार में कंसिडर करते हैं, और जिसका आपके बॉडी पे हमेशा इम्पैक्ट होते ही रहता है। आपने गुड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया, हमें कारण भी पता चला।
तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सिम्टम्स क्या है, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आईबीएस है? देखिए, आईबीएस के बहुत सारे सिम्टम्स है। आईबीएस आयुर्वेद के हिसाब से आप देखो तो ग्रहणी बोलते हैं। तो उसमें आपको जो सिम्टम्स है उसमें बताया कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना या ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स है, पर दोनों भी दिखते हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, किसी किसी का बहुत माउथ सलाइवेशन कम हो जाता है। बच्चों में हम लोग देखते हैं कि बच्चे रात को सोते हैं तो उनका ड्रूलिंग होता है। तो ड्रूलिंग भी एक ग्रहणी या आईबीएस का सिम्टम है। उसके अलावा आपका मोशंस जो है वो कभी लूज मोशंस रहते हैं, कभी आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। आपको कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जैसे कि मैं कुछ भी खाऊं मुझे पेट भरा हुआ नहीं है ऐसा लगता है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मैंने बहुत सारा खा लिया है। तो ये दोनों भी सिम्टम्स है, वो भी दिखाई देते हैं आपको। साथ में आपको कभी कभी मोशंस में बहुत देर तक बैठना पड़ता है। कभी कभी स्टमक क्रैम्प्स भी आते हैं, अनरीजनेबल रहते हैं। कभी ऐसे ही अचानक स्टमक क्रैम्पिंग हो जाता है, कभी मोशंस के साथ क्रैम्पिंग हो जाता है, कभी मोशंस के बाद क्रैम्पिंग होता है, कभी कभी मोशंस के साथ म्यूकस निकलना। बहुत बार अगर आपका आईबीएस बहुत पुराना होते जाता है, वैसे आपको मोशंस के साथ ब्लीडिंग होना, ये भी सिम्टम दिखाई देते हैं। तो आपने बताया कि आईबीएस में स्पेशली लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन होते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं, पेशेंट्स बोलते हैं कि मैंने लैक्सेटिव्स ले लिया, तो ये ठीक है क्या? और ये लैक्सेटिव्स जो लेते हैं वो हैबिट फॉर्मिंग है? देखिए, आप जब लैक्सेटिव्स लेते हैं वो तभी आप उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते। जैसे अगर आप ड्रेन आपका चोक हो गया है, तो आपको उसमें आप पंप करके पुश करके उसको खोल के फिर वो ड्रेन निकल जाता है, वो सिम्टोमेटिक हुआ। वैसे ही आप जब लैक्सेटिव लेते हो तो वो आप क्या करते कि जो खा बचा हुआ है वो मोशन से निकाल दो। पर जो मेन कॉज है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, वो डाइजेशन बराबर नहीं कर रहा है, इसलिए आपको कॉन्स्टिपेट हो रहा है। जब तक आप वो मेन कॉज पे काम नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर कभी नहीं होगा। इसीलिए लैक्सेटिव्स का इम्पैक्ट आप वो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ही ले सकते हैं। इसीलिए वो हैबिट फॉर्मिंग ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या होता है कि सिंस आप सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहे हो तो जो मेन कॉज है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो जैसे धीरे 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 वो और ख़राब होते जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। तो एक दिन इसीलिए एक दिन आएगा कि आपको वो लैक्सेटिव से काम नहीं करेगा, या फिर आपको 1 चम्मच की जगह पे वो 1.5-2 चम्मच करना पड़ेगा। उसमें वो लैक्सेटिव का दोष नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और ख़राब हुआ है, इतने ड्यूरेशन में वो ख़राब होते गए। उसी तरह क्या होता है कि आप फ्लक्चुएट भी करते हो, कभी मैंने ये लैक्सेटिव ले लिया, अभी वो काम नहीं कर रहा है तो मैंने दूसरा लैक्सेटिव ले लिया जो और स्ट्रांग है। वो भी चेंज होने का रीज़न वही है क्योंकि आपने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम नहीं किया। तो जब तक आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम नहीं करोगे तब तक ये फ्लक्चुएशंस और ये प्रॉब्लम्स तो होने ही हैं। तो आपको हमेशा आपके रूट कॉज पे काम करना ज़रूरी होता है। सो डॉक्टर, आईबीएस या ग्रहणी का ट्रीटमेंट क्या है आयुर्वेदा में? देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट हो तो अगर आप पंचकर्म करते हो तो वो क्लेंजिंग प्रोसेस में जाता है, यानी आप उसको रूट से पूरा शरीर के बाहर निकालते। तो ग्रहणी के लिए भी पंचकर्म करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी और फास्ट मिलेगा। तो पंचकर्म में आप क्या कर सकते हो, तो वमन और विरेचन, ये जो प्रोग्राम्स है 5 कर्मों में से, वो तो करने ही हैं। साथ में आप बस्ती भी कर सकते हो, तो उससे आपके जो इंटेस्टाइन को थोड़ा सा ताकत मिलेगा। और साथ में इसमें स्ट्रेस का भी इम्पैक्ट होता है। आईबीएस में आपको स्ट्रेस दिखता है, इसीलिए आप शिरोधारा या शिरोबस्ती या शिरोपीछू, ये जो भी है वो आप कर सकते हो, इससे आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। ये तीनों चीज़ें आप अगर कर लेते हो तो आपको आईबीएस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पर इसके साथ साथ आपको दवाई लेनी पड़ेगी जब तक आपका पूरा सेटल नहीं हो जाता, आपका पूरा सिस्टम स्टेबल नहीं हो जाता। डॉक्टर, आपने अभी बताया स्ट्रेस के लिए आयुर्वेदा में शिरोधारा, शिरोपिच्छू या शिरोबस्ती देते हैं। क्या आप ऑडियंस को बता सकते हैं इसके बारे में इलैबोरेटली? देखिए, ग्रहणी सिर्फ खाने पीने और लाइफस्टाइल से ही नहीं होता, पर उसमें स्ट्रेस भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करता है।
तो स्ट्रेस के लिए शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरोपीचू ये ट्रीटमेंट्स अच्छे। देखिए जैसे शिवलिंग के ऊपर हमेशा अभिषेक होता रहता है, उसी तरह या उसी स्टाइल में हम लोग जब पेशेंट को लेट के उनके सिर के ऊपर भी वो धारा छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। आपका सर्कुलेशन, जो हेड में सर्कुलेशन चाहिए वो सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। क्लैरिटी आने में भी काफ़ी मदद हो जाती है। ये हो गया शिरोधारा के बारे में। शिरोबस्ती, जब आपको पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज, वो क्रॉनिक इश्यूज है, उसको बहुत दिनों से ये तकलीफ है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको स्लीप एपनिया ये इश्यूज है, तो आप उसको शिरोबस्ती भी इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हो। बच्चे तो सोएंगे नहीं एक जगह पे इतनी देर के लिए, तो उन जैसे छोटे बच्चों को जब उनका स्ट्रेस लेवल के वजह से तकलीफ होता है, तो उन बच्चों में हम लोग शिरोधारा की जगह पे पीचू यूज़ कर सकते हैं, जो उनके लिए इजी रहे। तो हम लोग बच्चों के जो तालू बोलते हैं उस पे तेल लगाने की बहुत आदत है या प्रथा हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा 1 साल नहीं 1 साल तक हम लोग, हमारे पेरेंट्स उसके तालू पे बहुत सारा तेल अ, डालते रहते हैं तो वो भरने के लिए। तो वो जो चीज़ है उससे भी क्या होता है कि वो सर्कुलेशन बढ़ता है, बेटर कंसंट्रेशन और मेमोरी के लिए भी उसका इम्पैक्ट होते रहता है। तो वो शिरोपीचू वो वही जगह पे रखते हैं और वैसे ही किया जाता है। पर हम लोग इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो स्पेसिफिकली स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, मेरे पास एक लड़का आया था जिसे आईबीएस का इशू चालू हुआ था एट द एज ऑफ 15 में। कैसे कि रहता है, उनका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स रहते, तो उनको इतना नहीं, पर शायद पेरेंट्स उनको स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, तो उस वक्त उसको स्ट्रेस आना चालू हुआ पर पता नहीं चला। तो उस वक्त उसका काफ़ी तकलीफ होने लगा, तो देन वो एलोपैथी में गया, उसको ट्रीटमेंट्स दिया, तो उसको कुछ दिन अच्छा लगता था, वापस वैसे ही खराब हो जाता था। फिर उसके पेरेंट्स ने ऑन द काउंटर उसको बोला कि आयुर्वेदिक ये दवाई अच्छी है तो ये लेके देखो, वो करो करके, वो बच्चे ने वो भी ट्राई किया। फिर वो जब मेरे पास वन आयुर्वेद में आया, तब क्या हुआ कि मैंने देखा तो उसको बाकी कुछ इतना मेजर इशू नहीं था, उसका वो स्ट्रेस इंड्यूस था। तो उसको अगर आप बाकी के सब दवाई दोगे तो उससे उसको शायद सिम्टोमेटिक या टेम्पररी चेंज मिलेगा, पर जब मैंने उससे वो सिर्फ एक ब्राह्मी वटी करके है वो ऐड किया, तो उसके सिम्टम्स में काफ़ी चेंज आके उसको बाकी कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उस हिसाब से कैसे कि उसके लिए वो ही एक दवाई था जिससे वो काफ़ी चेंजेस है, उसका आईबीएस क्लियर या कंट्रोल में आ गया। तो आईबीएस में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत महत्व दिया है, तो आईबीएस में डाइट का क्या महत्व है? देखिए, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी ही रहेगी। तो आजकल के इसमें हम लोगों को दिखाई देता है कि बच्चों को हम लोग रोज़, बच्चे बिस्किट्स खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम या फिर नटेला लगा लो तो ब्रेड्स जाते हैं, मैदा कोई ना कोई हिसाब से उनका जाता ही है, मैगी है, फिर चिप्स है। ये सब चीज़ें जो है वो प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स एडेड है, जिसका इम्पैक्ट तो होना ही है। उसके अलावा अगर आप देखो तो आपका टाइमिंग्स, बच्चे आजकल रात को, बच्चे बूढ़े सभी लोग रात को नींद नहीं आती है, 1-1 2-2 बजे तक जागते हैं और फिर सुबह उठने में तकलीफ होता है। वो उठते ही 9-10 बजे जब उनका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग चला गया रहता है, तो आपका रूटीन, आपका सिस्टम सब गड़बड़ हो जाता है। इवन वो भी एक रीज़न है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये खाने में आपको कुछ चीज़ें नहीं खानी है, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी, टैंजी, ऑयली फूड है। चाइनीज़ फूड जो आप बाहर खाते हो उसमें काफ़ी सारे कलर्स, एडल्ट्रेशंस रहते हैं जो आपको तकलीफ देंगे। विनेगर, अजीनोमोटो, ये आपके बॉवल को या आपके इंटेस्टाइन को, स्टमक को इरिटेशन तो करने ही वाले हैं। तो वो इरिटेशन और वो बॉडी जब सहन नहीं कर पाएगा तो आपको आईबीएस के सिम्टम्स दिखाई देने पड़ जाएंगे। डॉक्टर, आईबीएस से कैंसर हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। अगर आईबीएस क्रॉनिक हो जाएगा तो आपका आईबीएस अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के बाद कैंसर में कन्वर्जन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो उसका
इमीडिएट नहीं, पर अगर आप उस पे ध्यान नहीं दोगे, आप उसको टेक केयर नहीं करोगे, आप अगर आईबीएस को मैनेज नहीं कर पाओगे, अगर आप उसे क्लियर नहीं कर पाओगे, और वैसे ही अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ लैक्सेटिव लेके या करके मैनेज करके हो जाएगा, तो जैसे वो पुराना होता जाएगा वैसे आपका कन्वर्जन कैंसर में होने का बढ़ते जाएगा। मेल्स या फीमेल्स में ज़्यादातर आईबीएस किसे होता है? वैसे देखा जाए तो फीमेल्स आर मोर प्रोन, क्योंकि फीमेल्स का आजकल का लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल है। फीमेल्स को जॉब भी करना है, घर भी देखना है, और शायद बच्चों का पढ़ाई भी उन्हें ही लेना है। आजकल के बच्चों के प्रोजेक्ट्स, तो उनका नींद भी उतना नहीं होता है। बच्चों के स्कूल्स जल्दी रहते हैं, तो उनको जल्दी उठना होता है, सब टिफ़िन्स बनाना होता है, रात को सोने में लेट होना। ये ग्रेजुअली जो नींद कम मिलने से भी आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट होके ग्रेजुअली आपको आईबीएस हो सकता है। साथ ही साथ में जब आप एक फीमेल्स जब 40 क्रॉस कर लेते हैं, तो आपके हार्मोनल चेंजेस होना चालू हो जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस के वक्त आपका बॉडी सबसे ज़्यादा प्रोन रहता है बहुत सारे डिसीजेस को। उस टाइम पे आपको आईबीएस होने का चांसेस भी काफ़ी रहता है। डॉक्टर, डाइट में हम लोग ज़्यादातर क्या क्या खा सकते हैं? आईबीएस पेट से रिलेटेड डिसीज़ है, तो आपको जो खाना खाना है वो हल्का होना चाहिए। तो आप सब्जियां ज़्यादा खाओ। सब्जियों में अगर आप दूधी, परवल, गलका, तुरई जैसे स्क्वाशेस जो बोलते हैं वो खाओगे तो वो डाइजेशन के लिए हल्के हैं, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही आप अगर चावल खाते हो तो मैं बोलूँगी कि कोलम चावल या सिंगल पॉलिश या जो पुराना चावल है वो खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बासमती या अम्बा मोर खाते हो तो वो डाइजेशन के लिए थोड़ा हेवी है। भले राइस है पर वो आपके डाइजेशन को हेवी है। मैं ब्राउन राइस भी इतना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ब्राउन राइस अगर आप देखोगे तो आप जब कुकर में ही लगाते तो उसे 8-9 सीटियाँ लगती है पकने के लिए। तो सोचो आपके पेट को भी कितना काम करना पड़ेगा उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ब्राउन राइस इज़ नॉट प्रेफर्ड। साथ में आप अगर खाते हो तो व्हीट की रोटी या मैदे की रोटी के जगह पे अगर आप नाचनी, जवार, बाजरा, चावल की रोटी खाते हो तो वो कंपैरेटिवली डाइजेशन के लिए हल्की है। उसमें उतना स्टिकीनेस नहीं है, जो आजकल ग्लूटेन बोलते हैं वो इनमें कम है, तो उसलिए भी वो आपको डाइजेस्ट करने में मदद करता है या हल्का है। तो आप अगर भाकरी जो बोलते हैं उस पर शिफ्ट हो जाओगे तो वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है। फ्रूट्स में अगर आईबीएस के लिए पपैया और अनार सबसे अच्छा माना गया है। ये दोनों भी आपके डाइजेशन को बहुत मदद करता है। पपैया का अगर आप देखोगे रिसर्च में भी बताया कि पपैया में ऐसे एंजाइम्स है जो आपके डाइजेशन को मदद करते हैं। सो पपैया, अनार ज़रूर खाएं, वो रेगुलर फूड में आप ज़रूर इंक्लूड करें। उसके अलावा भी आप फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट्स और हेल्दी तो वो चलेगा। पर दही है या फिर लस्सी है ये नहीं, पर आपको चाहिए तो छाछ ज़रूर पिए। छाछ आपको ज़रूर मदद करेगा, छाछ पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं। छाछ में भी अगर आप उसमें ज़रा सा ज़ीरा, काला नमक ये डाल के पियोगे तो वो आपको डाइजेशन के लिए मदद ही करेगा, तो वो चल जाएगा। हाँ डॉक्टर, एक और चीज़ है कि आजकल लोग रॉ सैंडविच या सलाद ज़्यादा खाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा में है क्या? नहीं, आयुर्वेद रॉ खाने में नहीं मानता है। आपको जब आप कोई चीज़ रॉ खाते हो तो आपके बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपके डाइजेस्टिव फायर को उसे पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है या ज़्यादा काम करना पड़ता है। और आजकल किसी का भी डाइजेशन इतना अच्छा है नहीं कि वो कच्चा फूड डाइजेस्ट कर पाए। इसीलिए रॉ फूड आयुर्वेद ने भी बताया कि नहीं खाना है। आपको जो भी खाना है वो कुक करके खाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरा कुक नहीं खा सकती तो उसे एटलीस्ट सौते स्टर फ्राई कर लो या ब्लांच करके खा लो, पर पूरा कच्चा नहीं खाना। आप अगर बोलोगे तो वेट रिडक्शन के लिए सब लोग सलाड्स खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? क्योंकि सलाड डाइजेस्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लेता है, तो इंसान को भूख ही नहीं लगती, तो उसको क्वांटिटी भी कम लगती है, तो इसीलिए वेट रिडक्शन होता है। पर ये अगर देखा जाए तो ये राइट मेथड नहीं है। आपका वीक है डाइजेशन, इसीलिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लगिश है और इसीलिए आप वज़न गेन कर रहे हैं। अगर आपका डाइजेशन वीक है, आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, उसमें आप अगर कच्चा खाओगे तो जो पहले से ही वीक है उसको और काम करवाओगे,
तो वो कभी ना कभी तो रिएक्शन देगा, कभी ना कभी तो आपको तकलीफ देगा ही देगा। तो इसलिए वो चीज़ें नहीं करनी। उससे अच्छा आप कुक्स वेजिटेबल खाओ। आपका वेजिटेबल कुक्ड वेजिटेबल खाने से भी वज़न कम होता है और वो आपको मदद भी करेगा। सूप्स लोगे तो सूप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। सूप्स पीने से आपका एनर्जी लेवल्स बढ़ेगा, आप लोग को न्यूट्रिटिव वैल्यू भी काफ़ी मिलेगी। आपके रिपोर्ट्स में भी आपको जिनको हीमोग्लोबिन या जो भी आपके डेफिशिएंसीज देखते हैं, वो आप अगर डेली का सूप पीना चालू कर दोगे तो आपको उसमें भी काफ़ी चेंजेस दिखेंगे। आपके एनर्जी लेवल्स, आपके एक्टिविटीज़, आपके हर बॉडी लैंग्वेज, आपके स्किन पे भी आपको उसमें काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये आप ज़रूर कर सकते हो, पर रॉ फूड नहीं। लोग पुराने ज़माने में बासी खाना नहीं खाते थे, तो ये बासी खाना या स्टेल फूड मतलब क्या है ये? देखिए, स्टिल फूड में कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। बासी खाना यानी जो ऐसा नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं कि आज का खाना कल खाया तो वो बासी हो गया। वो तो बासी है ही, पर बासी खाना कौन सा है कि बहुत देर तक वही खाना खाने के बाद अगर आपने रात को खाना बनाया है और वो आप दूसरे दिन खा रहे हो, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ये कल रात को ही बनाया था तो वो कैसे बासी हो गया। क्योंकि आपने अगर रात को खाना बनाया भी, आप भले 8-9 बजे बनाओ, आप खाओगे दूसरे दिन 1 बजे, यानी ड्यूरेशन आपका 15 घंटे के आसपास जाएगा। इतने ड्यूरेशन में रखने के बाद वो खाना बासी ही हो जाता। बासी खाना क्या होता है, तो उसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं बचती है। हर एक फूड का एक न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ देर तक रहता है, उसके बाद चला जाता है। तो उसमें आपको कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, उसमें उतना कुछ न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। दूसरा, इतने देर होने से वो खाना ठंडा हो जाता है, उसमें चेंजेस आता है, तो वो आयुर्वेद के हिसाब से गुरु यानी हेवी हो जाता है। तो वो खाना डाइजेशन के लिए हेवी हो जाता है। तो आप जब बासी खाना खाते हो तो एक तो वो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता और दूसरा वो डाइजेशन के लिए हेवी हो जाता। तो इस प्रकार से वो आपको डबल नुकसान देता है। डॉक्टर, मेरा एक फ्रेंड का बेटा है जो हर दिन अपने टिफ़िन में चिप्स कुरकुरे ये ले जाता है, और हर दिन ट्यूशन से आते हुए वो एक छोटा बॉटल कोक का पी लेता है। तो इससे उसको आगे जाके आईबीएस हो सकता है क्या? और उसको हाइट में कुछ फ़र्क आएगा, उसके हाइट में कुछ फ़र्क आएगा? देखिए, आप जो आपका फ्रेंड है उसका बेटा चिप्स खा रहा है, तो चिप्स में क्या है, एक्स्ट्रा फैट्स, वापस प्रिजर्वेटिव्स और बाकी और सारे केमिकल्स उसको टेस्टी बनाने के लिए है, एडिक्शन क्रिएट करने के लिए है, पर उसमें अगेन न्यूट्रिशन कुछ नहीं है। वो कोला पी रहा है, उसमें शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा है। आजकल के बच्चे आपको हाइपर एक्टिव दिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे नहीं बैठ पाते, वो उनका कुछ वो चंचल जैसे रहते हैं। वो क्यों होता है, बिकॉज उनको अननेसेसरी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर पेट में जा रहा है। तो ये उनके लिए तकलीफ देने जैसा ही है। आजकल कितने सारे बच्चों को एट अ वेरी यंग एज कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज है, उनको पेट साफ नहीं होता, उनको स्टमक पेन्स रहते हैं। इवन आपको बच्चों में एलर्जीज भी दिखाई देती है, उसका एक रीज़न भी स्टमक प्रॉब्लम ही है। और ये सब चीज़ें जैसे वो बड़े होते जाएंगे वैसे और बढ़ते जाएंगे, तो उनका कन्वर्जन आईबीएस में होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। आजकल आपको जो 30-35 के एज में या 25 से 35 के एज में जो यंग टीनेजर में कैंसर दिखाई देता है, हार्ट अटैक के इश्यूज दिखाई देते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस या स्टमक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्राइटिस, ये सब दिखाई देते हैं, इसका ओरिजिन अभी का नहीं है। वो बचपन में जो ये चिप्स और ये सब जो खा रहे थे, उसका कन्वर्जन धीरे धीरे ये सब डिसीजेस में होता है। हम जब छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स हमें मक्का या फिर सिंग, चना, ये सब खाने के लिए देते थे या फ्रूट्स देते थे। तो ये सब चीज़ें वापस इंट्रोड्यूस करना चालू कर दो, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूट्रिटिव है। और अगर ये न्यूट्रिटिव फूड खाएंगे तो उनके हाइट में, वेट में चेंजेस आपको दिखेंगी। अगर उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो उनका हाइट बढ़ेगा ही। तो वो जो हाइट नहीं बढ़ रही है, ये जो सिम्टम्स उनको दिखाई देते हैं, या बच्चों की हाइट बढ़ नहीं रही है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हाइट के लगते हैं, ये सब नहीं दिखेंगे। उनका भी ओवरऑल ग्रोथ आपको बहुत अच्छा दिखेगा। आजकल लोग बहुत जिम जाते हैं
उनको जिम जाके जिम प्रोटीन्स खाने का बहुत क्रेज़ है, या वे प्रोटीन या नारियल पानी पीने का बहुत क्रेज़ है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, जिनको आईबीएस है उनको मैं बोलूँगी कि आप हो सके तो कोई भी सिंथेटिक या वे प्रोटीन्स ना लो, क्योंकि वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके जगह पे अगर आप घर के जो नेचुरल प्रोटीन्स है, जैसे आप पल्सेस खा लो या ये खा लो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नट्स खा लो, ये आपको ज़्यादा सूटेबल है या उसमें से आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं। और नारियल पानी कैसा है कि वो ठंडा है, वो सिर्फ पानी नहीं है कि वो आपको रिहाइड्रेट करेगा। नारियल पानी के उसके एक आयुर्वेद के हिसाब से अलग गुण है या उनके प्रॉपर्टीज़ है, उसमें से वो बहुत ठंडा है, तो आपका डाइजेशन वो और वीक करेगा। क्योंकि आपका डाइजेशन वीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आग चल रही है, उसमें आपने कुछ तो ठंडा या एकदम से फट से पानी डाल दिया, तो वो बुझ जाती है। उसी तरह आप अब जब जिम करते हो तो आपका डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाता है, क्योंकि आपने एक्टिविटी की है। और उसके ऊपर अगर आप पानी, नारियल पानी पी लोगे, तो वो वही काम करेगा, वो आपके वो डाइजेस्टिव फायर को पूरा का पूरा बंद कर देगा या कम कर देगा, और आपका डाइजेस्टिव फायर या जो अग्नि हम बोलते हैं उसे विकृत करेगा या उसको खराब कर देगा। आपको अगर नारियल पानी पीना है तो उसके टाइमिंग्स अलग होंगे, वो आप समझ लो आप कैसे कर सकते हो, उसमें बुराई नहीं, पर टाइमिंग्स मैटर। आयुर्वेद में हर चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ बहुत मायने रखती है, कब कैसे क्या क्यों, ये सब का सोचकर ही आयुर्वेद बनाया है। तो आप कोई भी ब्लैंकली कोई भी चीज़ें ना करें, वो समझ के लीजिए और फिर कीजिए, तो उससे आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे, ना कि आपको उसके हज़ार्डस इफ़ेक्ट मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से आईबीएस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में आयुर्वेदा के हिसाब से समझाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आपको अगर ऐसे डिसीज़ है या ऐसे सिम्टम्स है तो वन आयुर्वेदा में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर स्वाति से। थैंक यू।